Hello everyone, we will discuss about some informative news। बेमिसाल कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनके नाम पर नर्स लेती हैं प्रतिज्ञा। आज की दुनिया में कहीं भी नर्सिंग का प्रशिक्षण पूरा होने पर नर्सों को नाइटिंगेल प्रतिज्ञा करनी होती है। नर्सिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा मेडल फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल है। फ्लोरेंस के महत्वपूर्ण योगदानों के सम्मान में आज उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटेन के एक वैभवशाली धनाढ्य रसूखदार जमींदार दंपत्ति विलियम और फ्रांसिस फेनी नाइटिंगेल के घर 12 मई 1820 को एक बिटिया जन्मी। इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्म होने के कारण इस बेटी का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा गया। उस विक्टोरियन युग में राजनीतिक सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों के समाज में परवरिश पाती हुई फ्लोरेंस के मन में अभिजात्य जीवन शैली में रम जाने के बदले असहाय बीमारों के लिए सेवा भावना के साथ जीवन समर्पित कर देने का दुर्दम्य भाव जागृत होना किसी अचंभे से कम नहीं लगता। वे सेवा शुश्रूषा परिचर्या की आधुनिक रूपकारक थी। 19वीं शताब्दी में पेशवराना आधुनिक नर्सिंग की संस्थापना के साथ ही आधुनिक चिकित्सा की कार्य पद्धति में अमूलचूल परिवर्तन का श्रेय भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है। रोगियों का जीवन रक्षा के लिए आधारभूत जरूरत है स्वच्छता और संक्रमण को फैलने से रोकना। इस महत्वपूर्ण तथ्य को उन्होंने ही पहले रेखांकित किया और लागू भी किया। गणितीय व सांख्यिकी की मेधा में से सुसंपन्न फ्लोरेंस ने पाई चार्ट का एक विशेष रूप आविष्कृत किया था जो अब पोलर एरिया डायग्राम के नाम से विख्यात है। मैत्री और प्रेम। युवा फ्लोरेंस के जीवन में मैत्री और विवाह के कई मौके भी आए। विभिन्न कालखंडों में कवि राजनेता रिचर्ड मॉन्कटन मिलन्स और शिक्षाविद बेंजामिन जोवेट उनसे विवाह के इच्छुक थे, लेकिन मैत्री कबूल करते हुए भी फ्लोरेंस ने विवाह को दरकिनार कर दिया ताकि उनके कार्य में बाधाएं न आए। राजनेता सिडनी हार्वर्ड के साथ भी आजीवन उनकी मित्रता बनी रही, इनका उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन में अतिशय योगदान रहा। ईश्वर की पुकार। फरवरी 1837 में फ्लोरेंस ऐसे कई आंतरिक अनुभवों से गुजरी जिन्हें वे ईश्वर की पुकार मानती थी। उनके भीतर एक नर्स के रूप में दूसरों की सेवा कर जीवन बिताने की बलवती इच्छा हिलोरे मारने लगी थी। 7 वर्ष अपनी आकांक्षा को जब्त करने में माँ बहन के उत्कट विरोध के बावजूद 1844 में उन्होंने नर्सिंग के विज्ञान में खुद को निष्णात करने का फैसला कर लिया। तब यह बहुत ही कार्य माना जाता था। इस साल के उत्तरार्ध में जर्मनी में कैसर स्वर्थ एम राइन में लूथरन धार्मिक समुदायों के भ्रमण के दौरान वंचितों बीमारों की सेवा में रमे पादरी पास्टर थियोडोर फेलिडनर और उनके द्वारा प्रशिक्षित पादरिनों से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात ने फ्लोरेंस के जीवन की दशा तय कर दी। यहाँ के अनुभवों पर 1851 में द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैसर स्वर्थ ऑन द राइन फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ डिकनेसेस उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक थी। यहीं से उन्होंने 4 महीनों की मेडिकल ट्रेनिंग ली, जिनके आधार पर 1860 में लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में उन्होंने अपना नर्सिंग कॉलेज शुरू किया था। यूरोप का भ्रमण की बात कर लेते हैं उनके बारे में। 1838 में अपने परिवार के साथ फ्लोरेंस यूरोप भ्रमण की गई थी। इस दौरान उन पिता के माध्यम से पेरिस में उनकी मुलाकात ब्रिटिश मूल की मेरी क्लार्क से हुई। ब्रिटिश कुलीन परिवार घरानों की महिलाओं को सिरे से नापसंद करने वाली क्लार्क की फ्लोरेंस से खूब निभी, जबकि फ्लोरेंस उनसे 27 वर्ष छोटी थी। फ्लोरेंस के व्यक्तिगत और जीवन पर क्लार्क के विचारों और 40 सालों तक निर्बाध चलने वाली दोस्ती का बहुत प्रभाव पड़ा। खासकर स्त्रीवादी चिंतन के क्षेत्र में स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर हो सकती हैं जैसा विचार फ्लोरेंस में क्लार्क के माध्यम में ही आया था। लेडी विथ लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का सर्वप्रमुख योगदान क्रीमिया के भयावह युद्ध में घायल सैनिकों की परिचर्चा थी, जिनसे उन्हें वैश्विक पटल पर प्रसिद्धि दिलाई। यह 1854 के नवंबर की बात है जब उन्हें उनकी 38 नर्सों की टोली के साथ घायल सैनिकों की देखभाल के लिए युद्ध सीमा के क्षेत्र में मिलिट्री अस्पताल में भेजा गया था। विषम परिस्थितियों में फ्लोरेंस और उनकी नर्सिंग टीम सूझबूझ और लगन के साथ दिन रात सेवा शुश्रूषा में लगी रही। वे अंधियारी रातों में लैंप के सहारे रोगियों और घायलों को एक बार देखने जरूर जाती थी। यहीं से उनकी ख्याति लेडी विद द लैम्प के रूप में फैली। नारीवाद का चेहरा। फ्लोरेंस ने सिर्फ महिलाओं के आत्मनिर्भरता को बेजोड़ हिमायती बनी रही, बल्कि उनके लिए करियर का नया क्षेत्र भी खोल दिया। वे महिलाओं द्वारा सहानुभूति बटोरने और प्रचलित रूटीनी जिंदगी को ढोते चले जाने की प्रवृत्ति की जोरदार मुखालिफत करती रही। उनके सामाजिक सुधार कार्यों में ब्रिटिश समाज के सभी वर्गों के स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कार्य के भारत में हंगरी रिलीफ कार्यक्रम, महिलाओं के लिए अत्यंत क्रूर प्रोस्टिट्यूशन लॉ को खत्म करने, कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी के तरीकों को बढ़ावा देने जैसे कार्य शामिल रहे। महिलाओं का जीवन सुधारने की दिशा में उनके कार्यों की महत्ता थी कि 1920 और 1930 के दशक में वे स्त्रीवादी आंदोलन की आइकॉन मानी गई, जबकि 90 वर्ष के उनके सुदीर्घ जीवन का अवसान 13 अगस्त 1910 को हो चुका था।